नमस्कार स्वामी जी। ओवर टू यू एकता जी। या प्रणाम स्वामी जी। तो स्वामी जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि डज ऑटो इम्यून अ वेरी डिफिकल्ट डिफरेंट नेम। जस्ट अ मिनट स्वामी जी, मैं बताती हूँ। ऑटो इम्यून कंडीशन लाइक पेम्फिगस वल्गरिस ओरल इज क्योर्ड यूजिंग कुंभक थेरेपी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डिसऑर्डर जितने भी होते हैं ना, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रिवर्स हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं, मगर दवाई से नहीं होते ये। है ना, दवाइयों से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं दुनिया में। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता क्या है? मान लीजिए आपके शरीर में कोई भी रिस्क आ गया। जैसे हमारे देश के ऊपर कोई रिस्क आ गया, खतरा आ गया, तो हमारी आर्मी एक्टिव हो जाती है या डिफेंस एक्टिव हो जाता है। तो आपके शरीर में भी ऐसे ही बहुत सारे डिफेंस के मैकेनिज्म हैं, जिसको कि पूरे अम्ब्रेला को हम इम्यूनिटी बोल देते हैं। तो खतरा आता है तो आपका इम्यूनिटी का स्विच ऑन हो जाता। अब आपके पहले होता था ना, गांव में डकैत आ जाते थे। अगर डकैत बाहर खड़ा हो तो आप खाना खा रहे होगे क्या, भोजन कर रहे होगे क्या? नहीं कर रहे होंगे ना। तो जब भी खतरा आता है तो आपका किचन बंद हो जाता है। किचन को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, भोजन खाना पचाने को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इम्यूनिटी ऑन हुई और मेटाबॉलिज्म डाउन हुआ। ऐसे काम करता है। अब बार बार खतरा आए तो बार बार इम्यूनिटी ऑन हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म डाउन आ जाएगा। तो ऐसा क्या है कि हमारे अंदर बार बार खतरा आ रहा है? थोड़ा इसको समझने की आप लोग अपनी बहुत समझदार लोग हैं, आप केवल अपनी बुद्धि से समझे, पढ़ाई लिखाई से ना समझे। आपको सब दिख जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फूड, भोजन, भोजन ही खतरा बन जाए तो क्या करेंगे? इम्यूनिटी बार बार उठेगी। मगर भोजन कैसे खतरा बन गया? तो आपका शरीर जिस चीज को नहीं पहचानेगा उसको नहीं डाइजेस्ट करेगा ना, शरीर में एक्सेप्ट नहीं करेगा। है कि नहीं? आप जिसको नहीं पहचानते उसके घर में थोड़ी घुसने देते हैं, या फिर उसको फ्री होके सब कुछ नहीं करने देते ना। आप थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो शरीर जिस चीज को नहीं पहचानता वो खतरा होता है उसके लिए। अब हमने क्या किया, भोजन जो हमारा नेचुरल भोजन था उसको बदल दिया। क्या कर दिया? हाइब्रिड बना दिया, प्रोसेस कर दिया। ठीक है, इनऑर्गेनिक बना दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। अब इन चीजों को आपके ही जो भोजन कर रहे हैं, आप बाजार से ला रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं जी, अपने दादा दादी से तो बहुत ही अच्छा खा रहे हैं। लेकिन आपका शरीर नहीं पहचान रहा। तो जब आप भोजन करते हैं तो आपका इमरजेंसी स्विच ऑन हो जाता है। अब मुझे बताइए एक बात, सच्ची सच्ची बताइए, आप लोगों में से कई लोग कोई ना कोई गाड़ी, टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाते होंगे। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल भराएंगे? कोई है यहां पे? कोई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डालने से खराब हो जाएगा इंजन। अब बताइए आप लोगों में से कितने लोग यहां पे हैं जो मानते हैं कि हमारा शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? कितने लोग मानते हैं कि हमारा शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? तो वो जो कॉमन सेंस है आपका, पेट्रोल में डीजल नहीं डालना, वो यहां पे क्या हो जाता है? आप तो केमिकल बचपन से डाल रहे हो। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, इन्फेंट हुआ, उसको भी पैरासीटामोल का सिरप पिला देते हो। हाँ, उसको भी पैरासीटामोल का सिरप पिला देते हो। तो जब भी आप दवाई खाते हैं आपका इमरजेंसी स्विच ऑन होगा।
आप तो सोच रहे हैं दवाई खा के हम ठीक होंगे, मगर दवाई खा के दुनिया में बीमारी बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है ना। थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कैंसर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? मेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? क्योंकि आपका इमरजेंसी स्विच ऑन हो जाता है दवाई खाते हो तो। यानी इम्यूनिटी शूट करती है। तो आप सुबह उठ के, आप तो थायराइड की गोली मिस नहीं करते ना, मगर जैसे ही वो खाते हैं आपका इमरजेंसी स्विच ऑन, इम्यूनिटी ऊपर उठ गया। नाश्ता करते हैं, इम्यूनिटी उठ गया। फिर दोबारा दवाई खाते हो, फिर उठ गया। हवा में सांस लेते हो तो भी इमरजेंसी स्विच ऑन हो जाता है। ये हवा बदल दी है ना हमने। तो बार बार अगर आपकी इम्यूनिटी शूट अप करती है, बार दिन में 50 बार इम्यूनिटी उठ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब उसमें कुछ भी नाम रख लो, ग्रे सिंड्रोम, हाशिमोतो, और पता नहीं क्या क्या नाम है, अभी जो बताया वो रख लो, नाम कुछ भी रख लो। अब इसे ठीक कैसे करेंगे? अब बात समझ में आ गई ना सबको? सबको बात समझ में आ गई ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा पक्ष, इसको ठीक कैसे करेंगे, ये भी समझो। तो एक चीज मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी बढ़ती है तो मेटाबॉलिज्म डाउन चला जाता है। इसका प्रूफ क्या है? सबको कभी ना कभी सर्दी जुकाम हुआ होगा, वायरल हुआ होगा। तो वायरल में बुखार आता है, सबसे पहली चीज क्या है जो आपके अंदर डाउन जाती है? आपकी भूख नहीं लगती, भूख बंद हो जाती है, स्वाद बंद हो जाता है ना। भूख बंद हो जाती है, स्वाद बंद हो जाता है। यानी भोजन, अब शरीर ने क्या, शरीर कह रहा है खतरा है भैया, भोजन भोजन को अभी थोड़ा कम करो। अगर आप कुछ ना खाएं 2 दिन, एक दिन भी से 2 दिन कुछ ना खाएं, तो वैसे ही ठीक हो जाएगा वायरल। इसका मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म डाउन गया, इम्यूनिटी जैसे ही अप गई, मेटाबॉलिज्म डाउन गया, उल्टा जाते हैं। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म को, यानी भोजन की इच्छा या भोजन पचाने की शक्ति को बढ़ा दें, तो इम्यूनिटी नीचे आ जाएगा। समझ रहे? मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करें तो इम्यूनिटी बढ़ा हुआ वो नीचे आ जाएगा। पहली चीज, पहला सॉल्यूशन बता रहा हूं, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कैसे कर सकते हो? किस दिन आपको ज्यादा भूख लगती है? जब आप काम बहुत करते हैं। हाँ या ना, सभी मान रहे हैं इस बात को? काम कैसे करते हो, एफर्ट कैसे डालते हो आप? कोई भी एफर्ट कैसे डालते हो? सांस रोक के। भाई धक्का देना है, सांस रोकना पड़ेगा, खींचना है, सांस रोकना पड़ेगा, झुकना है, सांस रोकना पड़ेगा, कूदना है, सांस रोकना पड़ेगा, वजन उठाना है, सांस रोकना पड़ेगा। आप कोई भी काम कैसे करते हैं? पीछे अलग अलग अनुपात में सांस रोकते हैं। कुंभक से करते हैं। तो कुंभक की अगर क्षमता बढ़ा दें, तो मेटाबॉलिज्म आपका जो नीचे था वो इंप्रूव हो जाएगा, और इम्यूनिटी जो बढ़ी हुई थी वो बैलेंस हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म को सांसों के तौर पे आपको समझा देता हूं। जितनी लंबी आप सांस खींच सकते हैं, उससे 4 से 5 गुना ज्यादा लंबा आपको रोकने की क्षमता अगर है, तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। यानी कुंभक की प्रैक्टिस करेंगे तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हुआ, इम्यूनिटी जो बढ़ी हुई थी वो बैलेंस हो जाएगी। पहली चीज, कुंभक से ये होगा। दूसरा, कई बच्चे देखे होंगे आपने जो बारिश में जाते हैं सर्दी जुकाम हो जाते हैं, और कई बच्चे बारिश में ही खेलते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। जानते हो ना सर? दोनों में फर्क क्या है? आप कहेंगे इम्यूनिटी का फर्क है। नहीं नहीं, इम्यूनिटी का बिल्कुल भी फर्क नहीं है। झेलने की शक्ति ज्यादा है जिनमें, वो जल्दी बीमार नहीं होते। टॉलरेंस कहते हैं, टॉलरेंस जिनका ज्यादा है वो बीमार नहीं होते जल्दी। जिनका टॉलरेंस कम है वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। अब ये झेलने की शक्ति क्या है, इसको समझना पड़ेगा। क्या ये बढ़ाया जा सकता? तो 10 किलो का वजन उठाओ जरा,
झेलो उसको। कैसे झेलते हैं, कैसे उठाते हैं? सांस रोक के उठाओगे? हाँ या ना? बिना सांस रोके कोई वजन नहीं उठा सकते आप। तो 10 किलो उठाना है तो आपको सांस रोकना पड़ेगा। 20 किलो उठाना है तो ज्यादा रोकना पड़ेगा। ज्यादा टॉलरेंस का मतलब ज्यादा सांस रोकने की शक्ति। तो कुंभक की शक्ति अगर आप बढ़ाएंगे तो टॉलरेंस बढ़ जाएगा, तो इम्यूनिटी बहुत जल्दी शूट अप नहीं करेगी। समझ में आया? दो तरीके बताए अभी। अभी मैं बहुत तरीके बता सकता हूं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने का, बहुत तरीके बता सकता हूं। लेकिन सभी कहां पे आके इकट्ठा होते हैं? कुंभक। यानी प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व होती है, प्रोसेस एक ही है। कुंभक। क्या कुंभक के बगैर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपको ठीक करना है अगर, चाहे कोई भी नाम ले लीजिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होता है कुंभक से। हाँ स्वामी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T3 T4 ओके है लेकिन TSH हाई जाता है। हम्म। अब जरा मैं थोड़ा थायराइड के बारे में भी अलग तरीके से बताऊं, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको दो चार अंग्रेजी के वर्ड कोई बता देता, आप सोचते हो कि अच्छा ये हो गया वो हो गया। मगर आप पूछा करो अपने डॉक्टर से कि आपने अपने पूरी प्रैक्टिस में, ये 100 साल में किसी का थायराइड ठीक किया क्या? जब ठीक ही नहीं किया तो फिर आप उनके साथ में क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो या क्या कर रहे हो? आपको मजा आता होगा शायद, आपकी डॉक्टर बहुत अच्छे से बात करते होंगे आपसे, तो थोड़ी गप्पे मारने में मजा आता होता, तो वो तो आपके फ्रेंड्स भी गप्पे मार सकते हैं, वहां भी गप्पे मार सकते हैं। अगर गप्पी मारने हैं तो पैसे देके गप क्यों मारना, है ना? मगर आगे चल के हो सकता है कि पैसे देके आप किसी गप्पे मारने के लिए जाओ, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में कोई बात नहीं करता। तो वो एक अलग बात है। मगर जरा थायराइड के बारे में समझते, थायराइड होता क्या है? और टीएसएच ज्यादातर लोगों का बढ़ा हुआ है ना। टीएसएच का बढ़ना थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात तो। यानी कि 90 से 92%, ये थोड़ा ज्यादा भी, 95%, 95% तक थायराइड नहीं है लोगों को, जिनको कि टैग किया गया, तमगा लगाया गया थायराइड का, वो थायराइड है ही नहीं उनको। तो क्या है, टीएसएच क्यों ऊपर जाता है, जरा इसको समझते हैं। अभी मैंने इसके पहले जरा कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि हम ये ना आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। एक बार में शायद पूरे तरीके से ना समझ में आए तो दो तीन बार सुनेंगे ना आपको समझ में आएगा। मैंने बताया टॉलरेंस कम हो गया लोगों का। अपने दादा दादी नाना नानी को याद कीजिए, दादी नानी को याद करो। वो कितना काम कर सकते थे, आप कितना काम कर सकते हैं? उनका स्टैमिना ज्यादा था, आपका स्टैमिना बहुत कम है। तो थायराइड का मतलब क्या होता है? स्टैमिना का कम हो जाना। थायराइड का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस का, झेलने की शक्ति का कम हो जाना, जो कि स्टैमिना और झेलने की शक्ति दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसी को प्रोटीन के साथ भी एसोसिएट करते हैं, जो कि वेबिनार में भी आपको बताया होगा। प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टैमिना पे, वो कम हो गया तो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। तो थायराइड क्या है? प्रोटीन एलर्जी। आपको प्रोटीन से एलर्जी। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव में अगर थायराइड को समझे तो उसमें एक पर्सपेक्टिव जो मैंने बताया कि आपके शरीर में स्टैमिना कम है, टॉलरेंस कम है। अब आपकी सिचुएशन को जरा देखते हैं, क्या आपकी सिचुएशन रिस्की सिचुएशन है? आपका शरीर डिजाइन क्या हुआ था? प्राकृतिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए डिजाइन हुआ था, हाँ या ना? सभी मानते हैं। अब आपके घर कैसे हो गए? चार दीवारी में बंद अपार्टमेंट। शहर में रहते हैं तो बंद जगह पे, कॉलोनी में रह रहे हैं, बंद जगह पे रह रहे हैं। शरीर कंफर्टेबल फील नहीं करता चार दीवारी के अंदर। टाइम पास करने के लिए फिर आपको टीवी देखना पड़ता है, मोबाइल देखना पड़ता है, या कुछ कुछ ऐसा करना पड़ता है। मगर आपका शरीर अब पर्पस नहीं देख पा रहा लाइफ में। प्राकृतिक एनवायरनमेंट में से अलग होते ही ये शरीर अनकंफर्टेबल हो जाता है। यानी शरीर कहता है कहां आ गए हम, रिस्की है ये अच्छी जगह नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है।
शहर में आते हैं, जॉब करते हैं या कोई काम कर रहे हैं, हर दिन का रिस्क है। कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा। जॉब अगर टूट गई तो क्या हो गया, पैसे नहीं आए इतने तो क्या हो गया, सोचा तो बहुत कुछ है, इतना नहीं हुआ तो क्या हो गया, मनमुटाव हो रहा है। आप देखिए, पहले आप अलग अलग फैमिली में, छोटी छोटी फैमिली में रह रहे हैं, पहले तो ज्वाइंट फैमिली होती थी, मनमुटाव होता था तो वहीं सॉल्व हो जाता था, लोग लोग झेल जाते थे, कुछ नहीं होता था। आप जरा सा मनमुटाव होता है, फोन पे बात होती है, उसके बाद बंद हो जाती है, 2 4 6 महीने साल भर बात ही नहीं हो रही। परिवार का सपोर्ट नहीं है। वो सपोर्ट सिस्टम जो था ना, जो रिस्क कम करता था, वो ज्वाइंट फैमिली थी। वो गांव का एक माहौल था, या फिर जानकार लोगों का एक माहौल हमेशा रिस्क को कम करता है आपके लाइफ में। कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सभी मिलजुल के उसको हैंडल कर देते हैं, परेशानी में एक दूसरे का साथ देते हैं। जॉब में कोई बंदा क्या कर रहा है पता ही नहीं चल रहा। एजुकेशन में आपने जो पढ़ा, लाइफ में कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। किया क्या? A+B² A² + 2 B² + 2 99% आपने जो पढ़ाई की वो जीवन में इस्तेमाल ही नहीं होती। आपको समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्यों पढ़ रहे हो, मगर सभी पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे हैं। ऐसा ही था ना। मगर जीवन में यूज ही नहीं हुआ, यानी कि हमने सोसाइटी का रिस्क बढ़ा दिया। रिस्क में मैंने बताया, दवाइयां खाने लग गए, भोजन बदल दिया, एनवायरमेंट वातावरण बदल दिया। तो रिस्क 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 रिस्क। अब हमारी झेलने की शक्ति और कम होती गई, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए हमने कुछ किया ही नहीं। तो आपकी दादी नानी जो झेल जाती थी, दादा नाना जो झेल जाते थे, आप नहीं झेल सकते उसको। आपको शायद सासू माँ की एक बात कड़वी लगे, उन्होंने तो सासू माँ को दिन भर और पूरे जीवन भर झेला है, जो कि चिमटे से भी पिटाई कर देती थी उनकी। आप तो सीधा पुलिस के पास चले जाओगे, है कि नहीं? तो उनकी झेलने की शक्ति बड़ी ज्यादा थी। वो खेतों में काम कर लेते थे, सिर पे इतना बोझा डाल देते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, और बच्चियों की शादी करनी है और पता नहीं क्या क्या करना है, सोचो उनके ऊपर कितना रिस्क होता होगा, मगर झेल जाते थे वो। आप नहीं झेल पाते। तो क्या होता है, आपके किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड है, उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। गूगल में पढ़ लीजिए, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। जब भी रिस्क आता है ये एक्टिव होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही एक्टिव होते हैं, TSH आपके शरीर में रिलीज होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट थोड़ा बढ़ेगा, ब्लड में थोड़ा शुगर भी ज्यादा जाएगा, यानी एंजाइटी जैसी सिचुएशन आएगी। तो बहुत लोग ऐसा देखते होंगे कि पता नहीं उनको एंजाइटी बार बार क्यों होती है। तो जिनको TSH बढ़ा हुआ है, उनको एड्रिनल फटीग है, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल फटीग है उनको। और वो क्यों, कब नहीं होगा? किसकी लाइफ में रिस्क कम रहता है? जिसका स्टैमिना ज्यादा है, टॉलरेंस ज्यादा है, उसकी लाइफ में रिस्क होगा भी तो भी झेल जाएंगे। रिस्क नहीं होगा तो TSH बढ़ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगी। कुंभक करके टॉलरेंस बढ़ाना है, स्टैमिना बढ़ाना है, जिससे एड्रिनल ओवर एक्टिविटी नहीं होगी, TSH बढ़ना। लेकिन TSH टेम्परेरी भी बढ़ता है। अब मैं एक बात और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। कई शरीर के अंदर TSH बड़ा होता है, मगर इनको एंजाइटी जैसी सिचुएशन नहीं लगती, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। उनका टेस्ट किया तो पता चला और TSH बड़ा हुआ है मेरा। तो पहली गांठ बांध लीजिए लाइफ में, सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट क्या है? आपका शरीर। अगर ये सिम्टम नहीं दिखा रहा तो आपको बीमारी नहीं है। अंदर से खून निकाल के कुछ भी गुर्दे में झांक के कुछ भी देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी हैंडल कर लेगा उसको। क्योंकि मौसम की वजह वजह से भी आपके शरीर के अंदर कुछ दरकार जरूरत होती है, जिसको कि कुछ हार्मोन्स को बढ़ा के, किसी को कम करके वो फुलफिल करता है आपकी बॉडी। आपने फट से खून निकाला और TSH बढ़ा हुआ तो गलत हो गया। अरे हो सकता है वो 1 महीना TSH बढ़ा रहे आपका, उसके बाद अपने आप नॉर्मल आ जाए, लेकिन आपके डॉक्टर ने वो थायरॉक्सिन दे दिया खाने के लिए, अब वो नीचे नहीं आएगा जल्दी। टेम्पररी आ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर मल्टीपल इश्यूज आएंगे आपको। तो कोई भी अंदरूनी प्रॉब्लम जो होती है टेम्पररी होती है,
हो सकता है 1 महीने 2 महीने, किसी में शुगर बढ़ा है तो 6 महीने के अंदर बॉडी रिकवर कर लेगा, उसके बाद शुगर नॉर्मल आ जाएगा, मगर दवाई खाने लग गए तो कभी नहीं आएगा जीवन में। तो झेलने की शक्ति अगर आपकी ज्यादा है तो हाई शुगर भी होगा तो भी नुकसान नहीं होगा, लो होगा तो भी नुकसान नहीं होगा, हाई टीएसएच होगा तो भी नुकसान नहीं होगा, लो होगा तो भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक आइडिया में, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये बात सभी को अपने जीवन में गांठ बांध लेनी है, बिल्कुल 100% समझना है। दो एग्जांपल दे रहा हूं। एक पर्सन ए है, एक लेडी है ए, और दूसरी लेडी है बी। ए के अंदर उसका टीएसएच 35 40 तक, 100 तक भी पहुंचे तो भी प्रॉब्लम नहीं आती, और टीएसएच लो आता है तो भी प्रॉब्लम नहीं आती। यानी उसकी झेलने की शक्ति कितनी है? 100 यूनिट, 100 नंबर की झेलने की शक्ति है। और लेडी बी, उसका टीएसएच जरा 2 पॉइंट ऊपर जाए, 1 पॉइंट 0 पॉइंट नीचे आए तो भी उसको प्रॉब्लम आ जाती है। यानी उसकी झेलने की शक्ति है 5, मान लो, चलो 5 दे देते हैं। एक की झेलने की शक्ति है 100, दूसरे की झेलने की शक्ति है 5। कौन, किसकी लाइफ अच्छी होगी, कौन स्ट्रांग है? जिसका 100 झेलने की शक्ति है, जिसकी 5 झेलने की शक्ति है? ए, 100 जिसकी झेलने की शक्ति है। ठीक है, यही चीज आप अप्लाई करो शुगर पे भी, ब्लड प्रेशर पे भी। जिसका शुगर लेवल बहुत हाई जाता है, नीचे भी चला जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, दूसरे को जरा सा ऊपर नीचे जाने से प्रॉब्लम आ जाती है। ब्लड प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर 50 यूनिट ऊपर जाता है, नीचे आता है थोड़ा सा 20 यूनिट तो प्रॉब्लम आ जाती है। एक बंदे को 100 यूनिट 200 यूनिट भी ऊपर जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब ध्यान से सुनिए, जो भैया ये बात बता रहा हूं, आपको दवाई खा के क्या करवाने की कोशिश की जा रही है? एक शॉर्ट विंडो में रखने की कोशिश की जा रही है ना। आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, 125 भी हुआ तो दवाई खा लो। आपका शुगर 120 होना चाहिए, 130 भी हुआ तो भी दवाई खा लो। आपका टीएसएच इतना ही होना चाहिए, इससे 5 यूनिट ऊपर हुआ तो दवाई खा लो। यानी आपको शॉर्ट विंडो में लाने की कोशिश की जा रही है ना, आपको कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। छोटे वाला कमजोर होता है ना, जिसका लंबा विंडो है वो ताकतवर होता है ना। यानी आपको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ना। जरा सोचिए, क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या मैं सच बोल रहा हूं? सारी बीमारी बढ़ रही है ना दुनिया में, तो आपको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ना, जिसको आप साइंस बोलते हो। लॉजिक को कैसे भी घुमाया जा सकता है। एक बात याद रखना, गोरे बेवकूफ होते हैं, समझदार नहीं होते। तो आप समझदार लोग हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी आपको स्टैमिना बढ़ाने की जरूरत है, टॉलरेंस बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है? है ना? और अगर सिम्टम नहीं है तो डिजीज नहीं है। तो आपके सिम्टम जैसे ही टॉलरेंस बढ़ेगा, स्टैमिना बढ़ेगी, सिम्टम खत्म होने शुरू हो जाएंगे, यानी आपकी प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो गई। अब फ्लक्चुएट भी करेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो क्या है, शरीर हैंडल कर लेगा उसको। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुंभक करना ही पड़ेगा। हाँ जी। स्वामी जी, बहुत ही थायराइड वालों का बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन रहता है, वेट गेन, वेट स्टक हो गया है, हेयर फॉल और फटीग हो गई है। स्वामी जी, इस पे थोड़ा सा। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊं, हाँ? लेकिन मुझे भी थोड़ा सा आश्वासन दीजिए आप लोग, कि आप लोग समझें और दूसरों को भी समझाएं, है ना? अपने का आपको भी अच्छा करें, दूसरों को भी अच्छा करें। तो आपके शरीर में प्रोटेक्शन कौन लेता है, ये जरा समझते हैं। प्रोटेक्शन क्या है आपके शरीर का? बचाव क्या है? शरीर बचाता कैसे अपने आप को? तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपने बड़े बड़े नाखून से अपने स्किन को खरोंच दो, जलन होगा ना, इसको इन्फ्लामेशन कहते हैं, जलन होगा। अब उसमें थोड़ा घी लगा दो,
तो जलन कम होगा, कम हो जाएगा। ये बात को पकड़ के रखिए, ठीक है, बात को पकड़ के रखिए। आपके शरीर में आपने एक गोली खाई या केमिकल भी अगर रगड़ देंगे ना तो भी जलन होगा, घी लगाएंगे तो कम हो जाएगा। आपने गोली खाई, ये गोली एक्चुअल में चेक कहाँ होता है, टेस्ट कहाँ होता है? आपके बॉडी में एक जगह पे जाके ये चेक होता है कि मेरे लिए सही है नहीं है, करना है नहीं करना है, क्या करना है। वो है लिवर आपका। लिवर, आपके लिवर में ही T4 T3 का कन्वर्जन होता है। तो कई बार T3 T4 में प्रॉब्लम है तो लिवर का इश्यू होता है। अब आपकी गोली लिवर में जाके फूट रही है, आपका भोजन लिवर में जाके टेस्ट हो रहा है, चेक हो रहा है, तो लिवर में अनवांटेड चीज जाएगी तो उसको जलन होगा, होगा कि नहीं, इन्फ्लेमेशन होगा। आपने तो घी लगा लिया, जलन कम कर लिया, लिवर कैसे करेगा? वो भी फैट क्रिएट करेगा। तो इसे हम क्या के बोलते हैं, फैटी लिवर। क्यों हो गया? क्योंकि बचा रहा है भाई वो अपने आप को, मगर आप इसको गलत मान रहे हो। अच्छा, आपके पूरे शरीर में भी ज्वलनशीलता, इन्फ्लेमेशन होगा। अब पूरा शरीर कैसे बचाएगा अपने आप को? फैट क्रिएट करेगा। आपकी इम्यूनिटी, रिस्क आ गया, इम्यूनिटी के सेल्स बनने, इम्यूनिटी के मतलब जितने भी बायोकेमिकल्स बनने हैं, कहां से बनते हैं इम्यूनिटी के सेल्स? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से बनते हैं। तो आपका शरीर बढ़ाएगा, जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो क्या कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? उसको कच्चा माल चाहिए कि नहीं, इम्यूनिटी के सेल्स को बायोकेमिकल को पैदा करने का, हार्मोन्स को पैदा करने के लिए चाहिए ना? तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा कि नहीं, बढ़ाएगा ना? तो क्या गलत कर रहा है आपका शरीर? गलत तो नहीं कर रहा। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड फैट या फैटी लिवर होने से आप बच गए। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, इंसान खत्म हो जाता, उसकी इम्यूनिटी क्रैश कर जाती। इसका मतलब क्या? कि ये जो आप सोच रहे हैं इसको कम कर दो, ये गलत सोच है। क्यों आपका शरीर फैट बढ़ा रहा है वो सोचना पड़ेगा ना। फैट बढ़ा रहा है ये गलत नहीं है, मगर क्यों बढ़ा रहा है वो रीजन को हैंडल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आपके शरीर में प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग सफर करती है तो फैट बढ़ता है। यानी आपका स्टैमिना कम होता है तो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग सफर करती है। आपको मालूम है ना, फीमेल मेल से ज्यादा काम कर सकती हैं, ज्यादा झेल सकती हैं। किस वजह से? मेदनी है वो, फैट उसके अंदर, वो उनके अंदर मेद की बहुतायत होती है, उनके शरीर को गर्मी चाहिए होती है। इसीलिए काफी काम करने के बाद उनको वो गर्मी सप्लाई होती है, उनका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, तब जाके वो, इसीलिए गांव में आप देखो महिलाएं जितना काम करती थी पुरुष उतना काम कर ही नहीं सकते। पर उनको क्या कहने लग गया, नहीं इनको ज्यादा काम करवाया जाता। अरे नहीं, जरूरी नहीं कि कुछ जगह ऐसा होगा, मगर जरूरी है उनको चाहिए ज्यादा एक्टिविटी लाइफ में, जो आज कम हो गई है। यानी स्टैमिना कम होते ही आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वो काम करके ही स्टैमिना बढ़ता है ना। और काम कैसे करते हैं? सांस रोक रोक के काम होता है तभी कर पाते हैं। कुंभक ही आपका स्टैमिना है। तो अगर आपके पास काम करने को नहीं है तो 1 घंटा कुंभक करना कंपलसरी है आपके लिए। वो सबको कॉम्पनसेट कर देगा।
आपका टॉलरेंस जैसे ही बढ़ेगा, स्टैमिना बढ़ेगा, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, प्रोटीन से एलर्जी ठीक होगी, आपके शरीर में नए नए हॉर्मोन्स बनना शुरू होंगे, क्योंकि प्रोटीन और फैट मिलके ही नए नए हॉर्मोन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन नहीं है तो फैट बढ़ेगा, रिस्क ज्यादा है तो फैट बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन है तो फैट बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म कमजोर है तो फैट बढ़ेगा। तो आपको वो सब इंप्रूव करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपके शरीर में, अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से अगर आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा। जब भी शरीर के अंदर फैट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम क्या आती है? चाय की छन्नी में मलाई जम जाती है तो प्रॉब्लम क्या आती है? चाय नहीं छनती, चाय नहीं छनेगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह चीज मूव नहीं कर पा रही। तो आपके शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम क्या है? दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चीजें मूव नहीं कर पाती आराम से, डिपोजिशन होता है। तो फैट डिपोजिशन भी होता है ना। कई लोगों को क्या होता है, कोई भी चीज मटेरियल मूव नहीं कर पाता, वाटर रिटेंशन, रिटेंशन की प्रॉब्लम, गैस रिटेंशन होता है, गैस अटकी रहती है, मूव नहीं कर पा रही। अब चाय की छन्नी में छन नहीं रहा, या आप स्ट्रॉ से जूस पी रहे हैं उसमें पल्प फंस गया, या फिर इसी तरीके से आपकी किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, तो उसको खोलेंगे कैसे? प्रेशर डालते हैं हर जगह, फूक मार के प्रेशर डालो, सिंक में प्रेशर डालो, चम्मच से दबाओ, चाय की छन्नी में प्रेशर डालते हो, तब चीजें मूव होती है, प्रेशर में ही मूव होती हैं। अपने शरीर के अंदर प्रेशर कैसे बनाओगे बताओ? सांस रोक के? कोई और तरीका है? कोई और तरीका नहीं है। सांस रोक के, कुंभक के जरिए। तो प्रेशर इकोसिस्टम जो आपका खराब हुआ है वो कुंभक ही ठीक कर सकता है, और कोई भी ठीक नहीं कर सकता। कुंभक से ही, गुड फैट बैड फैट के बारे में नहीं बोल रहा मैं। आप समझो, फैट इज नेवर बैड। कोलेस्ट्रॉल का हार्ट अटैक से कोई कोरिलेशन नहीं है, पिछले 100 साल में एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं है जो प्रूव कर सके कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक होता है। ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक का कोई कोरिलेशन नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, आपको जो बताया जा रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। तो फैट कभी भी खराब नहीं होता है। आपके शरीर में अगर उसको झेलने की क्षमता नहीं है या रिस्क है तो प्रॉब्लम आएगी। तो बिना प्रेशर के, देखो वात कहते हैं आयुर्वेद में, प्रेशर को वात कहते हैं। कुंभक जो है ना, वो वात को कंट्रोल करने का टूल है, राजा है। वात से ही पित्त कंट्रोल होता है, टेम्परेचर, थर्मल इकोसिस्टम बनता है आपके शरीर का। दोनों मिलते हैं तो मटेरियल का मैनेजमेंट होता है आपके शरीर में, जिसे कफ कहते हैं। वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद का नियम है। इसमें किंग कौन है, कंट्रोल कौन कर रहा है? वात, यानी वात को कंट्रोल कौन कर रहा है? कुंभक। कुंभक क्या है? आयुर्वेद का राजा। तो आयुर्वेद का राजा अपनी गद्दी पे नहीं है इस वक्त में। अगर आयुर्वेद में कुंभक और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दोनों को साथ में लाएंगे तो ये मैजिक क्रिएट कर सकता। स्वामी जी, कैसे आइडेंटिफाई करें ऑनलाइन बिना? अच्छा अच्छा, एक और चीज रह गई ना, ओके। बालों का। बालों का मैं थोड़ा कोरिलेशन कर दूं। आपकी बाल की जड़ जो है ना, उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, शॉर्टेस्ट लिविंग स्टेम सेल्स, यानी उनको तेजी से न्यूट्रिशन चाहिए। अब आपके शरीर में कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रही, तो स्कैल्प एक तो ड्राई हो जाएगा, पानी भी मूव नहीं कर पा रहा, स्कैल्प ड्राई हो जाएगा। ड्राई स्किन जो है थायराइड में एक इशू होता है। ड्राई जैसे ही होगा, सूखा, जमीन सूखी, जड़ निकल जाती है, जल्दी झड़ने लग जाते हैं। दूसरा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा क्योंकि चीजें मूव नहीं कर पा रही, तो वो भी अपना पकड़ नहीं बना सकता। ये दोनों चीजें कुंभक से ठीक होती हैं। तो बाल झड़ना अगर आपको ठीक करना है तो कुंभक एकमात्र उपाय है। कोई तेल आपके बाल झड़ना नहीं रोक सकते, कुछ भी कर लो, लेकिन कुंभक करने से आपका गट भी ठीक होगा। गट के साथ बाल झड़ने का भी रिलेशन है। आपका गट भी ठीक होगा, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर ठीक होगा तो बाल झड़ने रुक सकते हैं। स्वामी जी, क्वेश्चन है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें ऑनलाइन विदाउट ब्लड टेस्ट कि हम ठीक हो रहे हैं?
अ, आप ऐसी बात बोल रहे हैं कि मुझे अगर खुशी हो रही है तो मैं कैसे पता करूं, मुझे अगर दुख हो रहा है तो मैं कैसे पता करूं। आप कह रहे हैं मुझे भूख लग रही है, तो मुझे कौन बताएगा आके कि मुझे भूख लग रही है? कौन सा डॉक्टर है? हमें नाम तो बताओ जो आके बताएगा कि भाई तुमको भूख लग रही है। मुझे दर्द होगा तो कौन सा इंसान है जो मुझे आके बताएगा कि मुझे दर्द हो रहा है? मुझे अगर एनर्जेटिक फील हो रहा है तो फिर बताओ तो सही, WHO में कौन सा बंदा बैठा हुआ है जो मुझे आके बताएगा कि मुझे खुशी फील हो रही है, अच्छा फील हो रहा है, मुझे काम करने का मन कर रहा है। मुझे अगर आलस आ रहा है तो बताओ अमेरिका में बैठा हुआ कौन सा बंदा है जो मुझे बताएगा, या कौन सा टेस्ट है जो मुझे बताएगा? आप ठीक होंगे तो कौन बताएगा आपको? आपका शरीर बताएगा, आप बताएंगे। आप हमें बताएंगे, हम नहीं बताएंगे आपको। मुझे बहुत नींद आती थी, अब मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूं, ये आप बोलोगे हमें? पहले भूख नहीं लगती थी, अब भूख लग रही है, आप बोलोगे। अरे मैं सुबह ना पूरा स्टिफ हो जाती थी बॉडी, सुबह उठने में दिक्कत होती थी, अभी मैं सुबह उठ रही हूं तो इतनी स्टिफनेस नहीं है। कौन बोलेगा? आप बोलोगे। मुझे माइग्रेन रोज दवाई खानी पड़ती थी, या 2 दिन में 3 दिन में खाना पड़ता था, आज मुझे 10 दिन में कभी एक बार हल्का फुल्का आता है, वो भी अब कम होता जा रहा है। कौन बताएगा? आप बताओगे हमें। मुझे एनजाइटी होती थी, अब एनजाइटी नहीं हो रही, मैं सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पा रही हूं। कौन बताएगा? आप बताओगे, हम नहीं बताने वाले आपको। आप बताओगे हमको। तो ऑनलाइन कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा। अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर या साउथ अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर आके नहीं बताने वाला आपको। ऑनलाइन आप बताओगे हमको। स्वामी जी, इनका कहना है कि रूट कॉज कैसे स्वामी जी ऑनलाइन करेंगे विदाउट ब्लड टेस्ट। वो मेरे ऊपर छोड़ो ना। ब्लड टेस्ट से रूट कॉज पता करके कितने लोग थायराइड से निकले? तो आप ब्लड टेस्ट फिर भी करवा रहे हो, क्यों? आपको आपको ज्यादा फैशन में है, क्योंकि आप फैशन अपनाते हो, वो तो फैशन है ना, तो करना ही चाहिए क्योंकि फैशन है, इन फैशन है। पहली बात तो या तो आप ऐसे बताते हो कि भाई ये टेस्ट करने से ठीक होता है, तब मैं मानता कि भाई ठीक है। तो ब्लड टेस्ट तो करते नहीं, क्योंकि हम ब्लड टेस्ट की तरफ जाते नहीं, क्योंकि उससे ठीक होता ही नहीं। हम किसी और चीज है, हम प्राण शक्ति डायग्नोसिस करते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपकी एक ब्रेथ कुंडली बनेगी, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि इस इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये बल कमजोर है, ये स्ट्रेंथ कमजोर है, तो उससे हम कर। Breathing by nose is good, but if you breathe by mouth, you face many issues. So, how to cure it? नहीं नहीं, वो देखो, इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ बाय नोज, तो आप ये कह रहे हो ना बिकॉज ऑफ कफ विकार, कफ दोष अगर है, साइनस की प्रॉब्लम है, डिपोजिशन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है नोज, आपको थोड़ा कफ ज्यादा निकलता है शरीर में, तो नोज ब्लॉक रहता है तो मुंह से सांस लेते हैं, ऐसा कोई। पहली बात तो, मुंह से भी अगर आप सांस लेते हैं तो इसको गलत सही मत बोलिए आप। शरीर जैसा भी उसको सही लगेगा वैसा वो करवाता है। लेकिन शरीर में जैसे ही गर्मी बढ़ने लग जाएगी, मेटाबॉलिक हीट कमजोर होती है, थायराइड के लोगों की गर्मी बढ़ने लग जाएगी। इसलिए आप लोगों का बहुत अच्छी अच्छी चीज क्या है कि आप ज्यादा ऑनलाइन देखते हो ना, सात्विक भोजन में आ जाते हैं आप। आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? मिर्च, खट्टा चटपटा, आपके लिए ही बनी है चटपटी चीजें, तीखी चीजें, मिर्चदार चीजें, उनको खाते ही आपको आराम मिलेगा। तो हर एक की प्रॉब्लम अलग होती है, आयुर्वेद में किसी भी चीज को सही या गलत हम नहीं बोलते, जैसी जरूरत उस हिसाब से करेंगे तो सोल्यूशन मिलता है। तो कुंभक करने से मेटाबॉलिक हीट बढ़ती है, कफ का निदान होता है, कफ पिघलेगा, नाक से सांस आराम से आने लग जाएगी। साइनस का इशू है, या बलगम बनता है, या चेस्ट में कंजेशन होता है, ये चीजें खत्म होगी। फैट जो जमावट है वो पिघलना शुरू होगी। ये कुंभक से होगा। स्वामी जी, क्वेश्चन है, क्या थायराइड में आई बैग्स इशू भी होते हैं? डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, मूव नहीं करना चीजों का, तो एक जगह जम सकता है, कई लोगों के कई जगह पे जम सकता है।
आपने सुना होगा कई लोगों का लंग्स में पानी जम जाता है, कई लोगों का पेट में गट में जमता है, कई लोगों का कहीं और तो डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन में कुछ कमजोरियां होती है, कुछ स्ट्रेंथ होता है, उसके हिसाब से उसको प्रॉब्लम। कई लोगों का ऊपर की ओर ज्यादा, जो कफ विकार है उसमें छाती से ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सर्वाइकल आता है, ग्लूकोमा आता है, माइग्रेन आता है, आई बैग्स बता रहे वो आ सकता है, या आपके साइनस में कफ डिपोजिशन हो सकता है। कई लोगों में कफ वात का इशू आता है तो उनका लोअर बैक पेन आएगा, घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है, कईयों की एड़ियों में इतना पेन होता है कि सुबह उठ के वो चारपाई से या फिर बेड से एड़ी जमीन पे रखते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, रख नहीं पाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन ईच पर्सन वो अलग अलग प्रॉब्लम है, मगर इतना तो मालूम है ना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में चीजें मूव नहीं कर पा रही, तो इकट्ठा होने की प्रॉब्लम तो आएगी, वो अलग अलग तरीके से इकट्ठा हो सकती है। लंप्स बन जाते हैं थायराइड की वजह से, शरीर में अगर लम्प्स बन जाए, ट्यूमर जैसे बनने के चांस होते हैं, पीसीओडी होता है, सिस्ट बनते हैं, तो डिपोजिशन हो रहा है ना, इकट्ठा रह रहा, मूव नहीं कर रहा है ना। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर डिविएट हो जाते हैं यूट्रस के, है ना। तो आप समझो जड़ क्या है, मूव नहीं कर पा रही चीजें तो इकट्ठी हो जाएंगी। स्वामी जी एक क्वेश्चन और ले लें। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देते हैं। ओके, ये स्वामी जी कंबाइंड क्वेश्चन है कि इश्यूज है पाइल्स, स्किन इश्यूज, साइनस अलोंग विथ थायराइड, तो क्या ये सॉल्व होगा? हाँ और हाँ हाँ इनडाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है बट प्रॉब्लम्स है। हाँ हाँ हाँ, देखो मेटाबॉलिज्म तो बढ़ेगा ही, इंडाइजेशन ठीक हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो जाएगा, तो ये तो हो गया। मल्टीपल इशू है, पाइल्स क्यों है, क्योंकि आपका मूवमेंट नहीं है ना, नहीं मूव कर पा रही चीजें, तो उसकी वजह से फिर पाइल्स आ जाती हैं। तो ये सारी एक ही जड़ एक ही है ना, तो इसे ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नहीं नहीं, किड्स कांट डू कुंभक, हम लोग 8 साल के बाद में करवाते हैं उनको, आफ्टर 8 इयर्स। आपका वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो, ऐसी हमारी शुभकामना है।